हल्की आ रही है आवाज। जी, अब आवाज़ बेहतर है। जैसा ठीक है। अच्छा, आप सबको वेलकम। और आपको पता चला होगा कि 31 अगस्त तक आपकी क्लासेस जो हैं वो हमें कहा गया है कि आप कंटिन्यू रखें। और अल्लाह का शुक्र है, हमने अपना तकरीबन सारा काम जो बहुत ज़रूरी था कोर्स कंटेंट्स के हवाले से, वो हमने मुकम्मल कर लिए। तो इसमें जो हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी वाला, तो उस पर ऑलरेडी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो उसी को अब हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आपसे गुजारिश इतनी है कि आप अगर समझते हैं कि कुछ और टॉपिक्स भी ऐसे हमारे हैं जिसको दोबारा से रिपीट करवाया जाए या उस पर आपके क्वेश्चंस हैं, तो ग्रुप अवेलेबल है। ग्रुप में आप क्वेश्चनिंग करें। और स्टिल आप समझते हैं कि नहीं इस पर प्रॉपर क्लास ली जाए, तो वो भी आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसको भी कंसीडर किया जाएगा। सर तो आवाज स्लो आ रही है जरा। तो लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे उसमें आपको याद है हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। डेफिनेशंस में हमने प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स, इवेंट्स की टाइप्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इस तरह की हमने ऑलरेडी डेफिनेशंस रिवाइज कर ली हैं। और बुक वही मैं फॉलो कर रहा हूँ जो आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आज इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे आप अभी देखते हैं कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटीज़, तो उसमें ये आपको पहला केस नज़र आ रहा है जिसको मैं एक्सट्रीम केस कह रहा हूँ। एक्सट्रीम केस, तो देखें सैम्पल स्पेस, ये सैम्पल स्पेस का साइन है। इसको कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं। फॉरेन बुक्स में इसको ये ओमेगा साइन से डिनोट करते हैं। हम इसको कैपिटल एस एस के साथ भी लिख सकते हैं। अ सैम्पल स्पेस एस कंसिस्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि आपको बताया जा चुका है पहले से कि सैम्पल स्पेस ऐसा सेट है जिसमें तमाम एलिमेंट्स की मौजूदगी होती है। अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज सैम्पल स्पेस। देयरफॉर इट अकर्स फॉर श्योर। तो सैम्पल स्पेस जो है वो किसी भी इवेंट में उसकी श्योरिटी यकीनी है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और ऑन दी होल करेंगे तो उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स का आना श्योरिटी है। ऑन दी कंट्रेरी एन एम्प्टी इवेंट फाई नेवर अकर्स। तो ये दो हमें रूल याद रखने। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट हमेशा 1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा 0। जैसे मैं कहूँ कि आज मंडे है और इस वक्त 11:17 हो चुके हैं, तो ये श्योर इवेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। ये कहा जाए कि आज ट्यूसडे है और 11 बज गए, तो ये इम्पॉसिबल है और इसका जो चांस है वो 0। तो ये कुछ डेफिनेशंस में से एक दो पॉइंट हमारे थे जो मज़ीद हमने यहाँ सीख लिए। इसके बाद आप देखें यूनियन ऑफ इवेंट्स जो हैं, जब हम तमाम इवेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं तो उसे यूनियन ऑफ इवेंट्स कहते हैं। तो ये बॉक्स में फार्मूला आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिसके अंदर सब इवेंट्स हैं जिसको W1, W2, W3 वगैरह से डिनोट किया जा रहा है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ और फिर हम इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम भी मैं एग्जांपल ले रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स की। जब हमने 2 कॉइन टॉस किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स का जो चांस है वो ऐसे हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए और दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर मैं इसको यहाँ ये जो आप ई देख रहे हैं, तो इसको सपोज कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। W1 से मतलब है, इसको अगर मैं सपोज W1 यहाँ पे लूँ, तो सपोज W1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
हेड। इसी तरह सपोज W2 जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑन सेकेंड हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन क्रॉस, तो इस तरह। और W3 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स बोथ। तो ये सपोज इवेंट्स डिफाइन कर ली। और इधर जो आप ई देख रहे हैं इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड 2 कॉइन्स और टॉस। ये हमारे पास जो इवेंट्स हैं उसको लिया गया। अब जब हम इसकी यूनियन लेना चाहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स की, तो हम सम कर लेंगे तीनों इवेंट्स, यानी हेड ऑन फर्स्ट टॉस, हेड ऑन सेकेंड टॉस और हेड ऑन बोथ टॉसेस। तो यूनियन ऑफ इवेंट्स में हम तमाम इवेंट्स को इस तरह से कंबाइन कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व कर, जब हम दोनों तरफ इवेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो उसको हम इस तरह से ले। जी नेक्स्ट हम देखते हैं। ये जिस तरह इसको ग्राफिकली भी दिखाया गया है, तो अगर हम यूनियन की बात करेंगे तो जो ए ये सर्कल में सेट है दिस इज ए, और जो स्मॉल सेट है बी, तो यूनियन की जब बात करेंगे तो ए और बी के सारे इमेट्स कंबाइन हो जाएंगे। इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो जो हमें कॉमन यहाँ नज़र आएगा तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो कॉमन पॉइंट्स जो है वो हम डार्क एरिया से यहाँ इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, और अगर हमारे पास सेट्स की तादाद 2 से ज़्यादा है तो उस सूरत में, उस केस में फिर हम ये सर्कल जो फर्स्ट शो कर रहा है वो सेट ए है, ये बी सेट, ये सी सेट, तो तीनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं अगर हम उसको कंबाइन कर लेंगे तो दैट विल बी ए यूनियन बी यूनियन सी। और अगर तीनों का कॉमन हमें लेना है तो फिर कॉमन के लिए ये जो पार्ट हमें नज़र आ रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसमें जो कॉमनैलिटी है तो वो हम यहाँ पे ले लें। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन में लिस्ट ऑफ ऑल इवेंट्स, और जो हमारे पास है इंटरसेक्शन तो उसमें कॉमन पॉइंट्स, तो जो हर तरफ से मिला के कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। ये एग्जांपल हमारे सामने आ रही है। If a job sent to a printer appears first in line with probability 60% and second in line with probability 30%, then with probability 90% it appears either first or second in line. तो अगर कोई जॉब हम देते हैं प्रिंटर को, तो उसकी जो वो इन लाइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 60% है, और दूसरा जो टास्क है उसकी प्रोबेबिलिटी 30% है, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो वो दोनों इमेज को हम सम कर लेंगे। तो जैसे इसको सपोज हम यहाँ समझ लेते हैं पी ऑफ ए पहला इमेज है, और ये हमें शो कर रहे जो फर्स्ट टास्क दिया गया इन लाइन जो उसका वो 60% है, तो 60% को हम 0.60 लिख सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा इवेंट है हमारे पास, जो दूसरा टास्क दिया गया प्रिंटर को, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.30। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, तो दोनों इवेंट्स का जो कंबाइन चांस है तो वो दोनों इवेंट्स को हम सम कर लेंगे, तो देन इट विल बिकम्स 0.90। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा दोनों इवेंट्स को कंबाइन अक्रॉस। So it is crucial to notice that only mutually exclusive events, those with empty intersection, ये डेफिनेशन शायद पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसको अच्छी तरह याद रखें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो वाले इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो। जैसे अगर हम
कॉइन टॉस करते हैं तो एक वक्त में या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो दोनों जो साइड्स अपीयर हो रही हैं उसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। एक टाइम पे या हेड या फिर टेल, एक वक्त में या दिन होगा या रात होगी। तो ये जो हमारे पास ऐसे इवेंट्स हैं, स्टूडेंट एक वक्त में पास होगा या फेल होगा, क्लास हो रही है या नहीं हो रही। तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ये पैरेंथेसिस में आप देखते हैं दोज विद एम्प्टी इंटरसेक्शन, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा। तो इधर हमने इसीलिए इवेंट्स को सम किया और आंसर उसका बना 90% बिकॉज दोनों में कुछ कॉमन नहीं। इन लाइन जो पहली असाइनमेंट दी गई प्रिंटर को उसका चांस 60%, दूसरी असाइनमेंट जो दी गई उसका चांस 30%। तो जो दोनों जो चांसेस थे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसको जब ऐड किया तो 0.90 बाद दूसरी एग्जांपल देखेंगे और इसमें हम देखेंगे इवेंट हमारे पास चेंज हो जाएगा। एग्जांपल 2.14। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम। तो अब आप देखें एग्जांपल 2.14। During some construction, a network blackout occurs on Monday with probability 0.7 and on Tuesday with probability 0.5. Then does it appear on Monday और Tuesday with probability दोनों को ऐड करेंगे तो 1.2। अब नेटवर्क ब्लैक आउट है और मंडे के दिन चांस है 0.7 और ट्यूसडे को है 0.5। आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक से। जी जी अब आवाज बेहतर आ रही। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, वैसे आपकी वॉइस तो मुझे क्लियर आ रही है। तो लेट्स कंटिन्यू अगेन। तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि जो मंडे वाले दिन ब्लैक आउट है नेटवर्क का वो 0.7, ट्यूसडे को 0.5। तो जब इसको ऐड किया तो प्रोबेबिलिटी बनी 1.2। तो इज इट पॉसिबल कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 1.2 आए? नो, ये पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 की रेंज में आना चाहिए। तो ये हमारे पास 1.2 आ रहा है, सो दिस इज इम्पॉसिबल। Obviously not, because probability should always be between 0 and 1. So probabilities are not additive here because blackouts on Monday and Tuesday are not mutually exclusive. In other words, it is not impossible to see blackouts on both days. तो ये भी तो हो सकता है कि दोनों दिनों में ही ब्लैकआउट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि सेपरेटली मंडे को हो और ट्यूसडे को हो। तो कंबाइन दोनों तरफ भी ऐसे हो सकता है, दोनों दिनों में भी हो सकता है। तो इट मीन्स के ये जो इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इनमें कुछ कॉमन होगा। तो ऐसे इवेंट्स जो कलेक्टिवली अकर कर सकते हो तो ऐसे इवेंट्स को नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। जैसे मंडे वाले दिन ब्लैकआउट हो सकता है, ट्यूसडे वाले दिन हो सकता है, दोनों में कंबाइन भी हो सकता है। तो अब इसको अगले इवेंट में जब हम देखेंगे तो डेफिनेशन और इसका फार्मूला अब ये हो जाएगा। ऐसे इवेंट्स जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो ये हमें याद रखना है। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमने यूज़ नहीं करना। जहाँ पे हमारे पास कॉमन पॉइंट आ रहे, लाइक ये वाला जो पॉइंट है, तो अगर इवेंट हमारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये जो आपको बॉक्स में एलिमेंट लिखे नज़र आ रहे हैं इसको हमने इंक्लूड करना है। ये जो एक्सप्रेशन है ये इंक्लूड करनी है।
और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो फिर ये ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि ये कॉमन हो ही नहीं सकते। तो फिर आपने नीचे वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो जो ऊपर एग्जांपल हमने ली तो उसमें हमारे पास जो इवेंट्स थे उसमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता था, तो हमने लिखा पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। और इधर जो आप देख रहे हो तो यहाँ पे ब्लैकआउट्स जो है वो मंडे और ट्यूसडे दोनों दिनों में भी हो सकता है, तो इसमें कॉमन पॉइंट मौजूद है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर लें। तो ये एग्जांपल आगे कंटिन्यूड है, तो देखते हैं कि हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू आती है। तो अब इसी एग्जांपल को आगे एक्सटेंड किया गया। Suppose there is a probability 0.35 of experiencing network blackouts on both Monday and Tuesday. तो दोनों दिनों में अब both आ रहे, तो ये कॉमन को शो कर रहे और इसका चांस 0.35 है। Then the probability of having a blackout on Monday or Tuesday equals। तो अब आपने ये नोट करनी है बात कि यहाँ पे देखें आ रहा है और आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि यूनियन को हम और से लेते हैं और इंटरसेक्शन को एंड से लेते हैं। तो अब चूंकि और आ रहे मंडे और ट्यूसडे, तो हम इसको लिखेंगे पी ऑफ, ये हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे पी ऑफ ए प्लस बी। ये जो हमें फाइंड आउट करना है, यानी ब्लैकआउट्स जो है वो मंडे वाले दिन है। बेशक आप ये लेटर इसी तरह लिख लें, यानी मंडे और फिर इसी तरह हम इसको कर देते हैं ट्यूसडे। तो ये हमारे पास जो ब्लैकआउट का जो चांस है मंडे प्लस ट्यूसडे वो इक्वल टू होगा पी ऑफ मंडे प्लस पी ऑफ ट्यूसडे, और फिर माइनस हम इसको करेंगे, माइनस हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे प्लस ट्यूसडे। तो ये दरमियान में से हम माइनस कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसमें हम देखते हैं कि पी ऑफ जो ट्यूसडे मंडे है उसका चांस था 0.7 और ट्यूसडे के लिए 0.5, बोथ के लिए 0.35। तो जब ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 0.85। यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैकआउट्स है फॉर बोथ मंडे एंड ट्यूसडे, तो वो हमारे पास आंसर आया 0.85। तो ये इवेंट्स हमारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसमें हमें कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे और वो जो कॉमन पॉइंट है वो हमने माइनस करना है। तो अगर हम ऐसा नहीं करते, वो कॉमन पॉइंट सब्ट्रैक्ट नहीं करते, तो वो पेयर जो है वो दो दफ़ा काउंट हो जाएंगे, ट्वाइस को काउंट हो जाएंगे। तो फिर उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है। तो इसी तरह कॉम्प्लीमेंट जब हम लेते हैं किसी इवेंट का, तो ये पहले भी बात हो चुकी है, इवेंट ए है प्लस उसी का कॉम्प्लीमेंट है, तो जब हम इसको सम करेंगे तो आंसर 1 आएगा। यानी एक इवेंट अक्कर करेगा और इवेंट अक्कर नहीं करेगा, दोनों के चांसेस को ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1। और अगर हमें एक वक्त में कोई एक इवेंट चाहिए, लाइक वो इवेंट अक्कर कर रहे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, वो इवेंट अक्कर नहीं कर रहा, तो अगर हमें दोनों में से किसी एक का रिजल्ट चाहिए, एज यू नो मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो जैसे अगर हमें सपोज चाहिए पी ऑफ ए का रिजल्ट चाहिए, तो हम पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को उठा के इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो वो 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो पी ऑफ ए को उठा के इक्वल की इस तरफ लें तो 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो आज हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें यूनियन की बात हम कर रहे हैं, और यूनियन में दो तरह के इवेंट्स आ गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
तो दोनों की एक एग्जांपल देखी। अब एंड पे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट की एग्जांपल देख लेते हैं। If a system appears protected against a new computer virus with probability 0.7, तो जो वायरस से प्रोटेक्टेड है तो न्यू कंप्यूटर, तो प्रोबेबिलिटी है 0.7, देन इट इज एक्सपोज टू इट विद प्रोबेबिलिटी। तो अगर वो वायरस से प्रोटेक्टेड नहीं है तो उसका चांस क्या होगा, तो वो 0.3 होगा। यानी अगर वायरस से प्रोटेक्टेड है तो वो 0.7 है, और अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो 1 में से माइनस कर दे तो 0.3, यानी न्यू कंप्यूटर जो है वो वायरस प्रोटेक्टेड नहीं है। सो हेयर probability of virus protected new computer is 0.7 and probability of not virus protected is 0.3. इसी तरह suppose a computer code has no errors with probability 0.45, आप कोई कोड प्रिपेयर करते हैं और उस पर कोई एरर नहीं है तो इसका जो चांस है वो 0.45 है। देन इट हैज़ एटलीस्ट वन एरर, तो उसमें कम से कम एक एरर है तो वो बनेगा 0.55। कैसे बनेगा, उसी तरह से हम 1 में से माइनस कर देंगे 0.45 को, तो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट का रूल यूज़ करती है, क्योंकि इवेंट का होना और ना होना इसका सम जो है वो 1 है। तो 1 में से हमने किसी एक इवेंट को सब्ट्रैक्ट किया, जिस तरह यहाँ पे बात हो रही थी एटलीस्ट वन एरर, तो नो एरर का चांस था 0.45, तो हमने 1 में से निकाल दिया तो 0.55, मतलब ये रिस्क है एरर का, कम से कम एक एरर। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। तो 3 क्वेश्चन हमने सर जी जी और अनम्यूटेड का कैसे पता चलेगा? जी बच्चे, हम वेरिएबल्स की नेचर को देखेंगे ना कि उसमें कोई कॉमन पॉइंट मौजूद है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है वो पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पास स्टूडेंट, और दूसरा मेरे पास इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए। तो अब एक स्टूडेंट पास है, ये एक इवेंट है, और दूसरा इवेंट है स्टूडेंट का ग्रेड ए। तो डेफिनेटली इसमें कॉमन पॉइंट हो सकता है कि स्टूडेंट पास भी हो और उसका ए ग्रेड भी हो। ठीक है, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी मे बी स्टूडेंट पास भी है, उसका ग्रेड ए भी है, और कुछ स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे भी हैं जो पास भी हैं और ग्रेड ए भी हैं। मैं इस एग्जांपल को फिर इलाबोरेट करूं, आपकी क्लास और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स विच आर पास। फिर दूसरा इवेंट है आपकी क्लास में वो स्टूडेंट्स जिनका ग्रेड ए है। अब इसमें इन 2 इवेंट्स में कॉमन भी हो सकता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो पास भी होंगे और ग्रेड ए भी होगा, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जी समझ के? जी बच्चे, चलें मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स विच आर पास, और दूसरा इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो स्टूडेंट्स विच अटेन ग्रेड ए। तो ये मेरे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स। तो अब मेरे पास एक तीसरा ग्रुप खुद से बन जाएगा जिसमें पास वाले स्टूडेंट्स भी आ रहे होंगे और ग्रेड ए वाले स्टूडेंट्स भी आ रहे होंगे। डेफिनेटली ऐसा होगा, पास हैं और उनका ग्रेड ए भी है, तो कॉमन पॉइंट मौजूद है। तो अगर तो कॉमन पॉइंट मौजूद है इट मीन्स कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अच्छा, इसी तरह एग्जांपल दूसरी आप देख लें, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी है पास स्टूडेंट्स की, एक इवेंट है, और दूसरा इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल स्टूडेंट्स। सपोज अगर हम बात कर लें फेल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो
तो अब इसमें जब हम कॉमन पॉइंट निकालेंगे पास और फेल में, या इस तरह से कर लें, यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड बी। तो दो ग्रुप्स हैं ग्रेड ए और ग्रेड बी के साथ। तो अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। जिनका ग्रेड ए है तो दे हैव मोर देन 48 मार्क्स इन अ 3 क्रेडिट आवर कोर्स। जिनका ग्रेड बी है तो दे हैव 39 मार्क्स in a course of 3 credit hours, so they have nothing as a common, so ये mutually exclusive events हैं। ये बच्चे क्लियर? इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो अगर हमारे पास इवेंट्स हैं और उनमें कुछ कॉमन पॉइंट है तो वो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है E1 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन EN। तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, यानी एक इवेंट का अकर करना किसी दूसरे इवेंट की अकरेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा। ये डेफिनेशन देख लें, इवेंट्स E1 so on EN are independent if they occur independently of each other, that is occurrence of one event does not affect the probabilities of others। एक इवेंट अकर कर रहे तो उसके अकर करने से या ना करने से दूसरा इवेंट इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जैसे एक स्टूडेंट पास हो रहा है, उसी क्लास में उसी रो में दूसरा स्टूडेंट बैठा है, तो वो उसके पास फेल होने से उसका उस पर इफेक्ट नहीं है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस है, पहले स्टूडेंट की अपनी परफॉर्मेंस है। तो याद रखें इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कि जो इंटरसेक्शन है वो मल्टीप्लाई करके हम लेते हैं, P ऑफ E1 मल्टीप्लाई P ऑफ E2 सो ऑन मल्टीप्लाई P ऑफ EN। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये लास्ट एग्जाम्पल है आज के लिए। रिलायबिलिटी ऑफ बैकअप्स। देयर इज अ 1% प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हार्ड ड्राइव टू क्रैश। हार्ड ड्राइव का जो क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.01। Therefore, it has two backups, each having a 2% probability to crash। बैकअप में दो हार्ड ड्राइव्स हैं और उनका जो चांस है क्रैश करने का वो 2% है। एंड ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ज़ाहिर है आपस में वो इंडिपेंडेंट, यानी अगर हार्ड ड्राइव पहली क्रैश करती है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी क्रैश करे, दूसरी करती है तो ज़रूरी नहीं है कि तीसरी क्रैश करे। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। The stored information is lost only in an unfortunate situation when all three devices crash। तो इंफॉर्मेशन उस वक्त स्टोर नहीं होगी अगर अनफॉर्चुनेटली तीनों जो ड्राइव्स हैं वो क्रैश कर दें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंफॉर्मेशन इज सेव्ड? क्या चांस है कि इंफॉर्मेशन सेव होगी, ये हमें फाइंड आउट करना। तो अब इसमें देखें तीन इवेंट डिफाइन किए जाएंगे। पहला इवेंट है हार्ड ड्राइव क्रैश करेगी, B1 है फर्स्ट बैकअप क्रैश करेगा, B2 है सेकंड बैकअप क्रैश करेगा। तो अब हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ड ड्राइव टू क्रैश वो 0.01 है। पहला बैकअप और दूसरा बैकअप जो क्रैश करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है। तो हमें फाइंड आउट करने प्रोबेबिलिटी दैट द इंफॉर्मेशन इज सेव, यानी वो उसने क्रैश नहीं किया। तो हमने क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देना, यानी एक वक्त में दो लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, दो रूल यूज़ हो रहे हैं। एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकल रही है और साथ में कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज़ हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, जिस तरह हमें प्रोवाइडेड है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 0.01 है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास पहले बैकअप की जो क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.03 है, और जो दूसरा बैकअप है उसकी
की जो क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी है वो भी 0.02 है। तो ये इन तीनों को पहले हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमें पता चल जाए कि जो क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। यानी जब ज़ाहिर है तीनों क्रैश कर देंगी तो क्रैश का मतलब है कि इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगी। तो ये हम पहले निकाल लेते हैं, यानी पहले हम समझते हैं कि ये क्रैश ही करेंगी। तो जब क्रैश करेंगी तो वो हमारे पास 0.01 को 0.02 और 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली कि जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं होगी। तो हमें कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन स्टोर की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेव्ड इंफॉर्मेशन हमें निकालनी, तो हम सिंपली 1 में से माइनस कर देंगे। ये जो इधर हम लिखते थे मतलब क्रैश कर देगा और इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगी क्रैश, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे क्रैश। जब 1 में से क्रैश निकाल देंगे तो दैट विल बी द चांस दैट इंफॉर्मेशन विल बी सेव। तो ये एक एग्जांपल में कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज़ भी हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिट्स का लॉ भी यूज़ हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो आप पढ़िएगा, ग्रुप अवेलेबल है, किसी भी टाइम पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।